हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अगर यहाँ पर एग्ज़ाम की, वंदरों एग्ज़ाम जो है आपके लिए डेट शेड्यूल हो चुकी है। तो 11 जून आपके लिए यहाँ पर डेट आ चुकी है, आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था आपका 17 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपके पास सॉल्व करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं, आपका पैटर्न देखने के लिए आपके पास बहुत क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आए, जितने भी यहाँ पर पेपर हुए थे लगभग उसमें से 8-10 पेपर तो हम यहाँ पर सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, 8-10 पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ पर हमने जो पेपर लिया हुआ है, तो 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या 16 जुलाई को पेपर हुआ था शायद आपका पहला। 16 जुलाई 2021 को आपका यहाँ पर पेपर हुआ था, 2 पेपर हुए थे उस दिन। तो शिफ्ट 1 का पेपर जो है उसका पेपर था, जो उसके यहाँ पर हमने क्या लिया है, पीडीएफ के जो क्वेश्चन थे उसमें तो आंसर टिक किए हुए थे। ठीक है, उसमें क्या किया हुआ था, आंसर टिक किए हुए थे। तो उस पीडीएफ को मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन अलग से मैंने उसके पीडीएफ के क्वेश्चन को दूसरे पीडीएफ में बना रखा है यहाँ पर। तो उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स दैट एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस नोन एज। यानी कि यहाँ पर एक क्या है, क्यू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक स्पेस में यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इस पर कौन सा फोर्स यहाँ पर लगता है, ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर फील करता है, या फिर रिपल्सिव फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया है। तो ये कौन सा फोर्स फील करता है, तो यहाँ पर फोर्स जो फील करता है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कभी भी अगर क्या रखा रहता है, किसी स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज रखा रहता है, उस पर जो फोर्स यहाँ क्या होता है, फोर्स जो ये फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, What kind of a soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping। यानी कि हमको क्या बनाना है, फसल योग्य बनाना है, किसको, किसी मिट्टी को। इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जिसको हमको फसल योग्य बना सकते हैं, कब फसल योग्य, जब उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिप्सम मिला दें। यानी कि उसको जिप्सम के साथ मिला दें और क्या बन जाएगा वो, फिर वो यहाँ पर फसल उगाने योग्य बन जाएगा, वो मिट्टी फसल उगाने योग्य बन जाएगी। तो कौन सी मिट्टी होगी, वो ब्लैक सॉइल होगी, या फिर सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कॉन्टेंट होगी, या फिर वो रेड सॉइल होगी, या फिर वो वाटर लॉक्ड सॉइल होगी। तो इन सॉइल में से हमको बताना है जिसमें हम जिप्सम मिला दें और वो क्या हो जाए, यहाँ पर फसल उगाने योग्य हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कॉन्टेंट, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कॉन्टेंट, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या करें, जिप्सम को मिला दें, तो इसमें हम फिर क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर फसल उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, व्हेन कैन अ बॉडी एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। यानी कि भारहीनता, कोई पिंड कब भारहीनता को महसूस करती है, भारहीनता का अनुभव कोई पिंड कब करता है, कोई बॉडी वेटलेसनेस महसूस करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, ड्राइविंग ऑन अ बैंक रोड, यानी कि किनारे वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय, या फिर राइजिंग अप द स्लोप, ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे जब ढलान में, या फिर ढलान पर नियंत्रित गति के दौरान, यानी कोई ढलान है उसमें नीचे की तरफ क्या आ रहे हैं, कंट्रोल्ड उसमें आ रहे हैं, किसमें, ठीक है, कंट्रोल मूवमेंट हो रहा है, या फिर फ्री फॉल, यानी कि जैसे छत पर जाओ वहाँ से कूद गया कोई, ठीक है, तो वो जैसे गिरेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम फ्री फॉल हो रहा है। या फिर कभी क्या हो जाए, लिफ्ट की जो रस्सी है, रस्सी टूट जाए, तो लिफ्ट जैसे नीचे आएगा उसको कहेंगे हम क्या, फ्री फॉल हो रहा है। तो जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल के दौरान क्या होता है, कोई भी पिंड यानी बॉडी क्या महसूस करती है, वेटलेसनेस महसूस करती है, यानी कि भारहीनता को अनुभव करती है। तो कब अनुभव करेगी, जब क्या होगा, फ्री फॉल होगा। ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, विच चीज़, छोड़ो ये वाला तो हमारे सिलेबस से हटा दिया था उन्होंने। ठीक है, अब आता है यहाँ पर, वेयर इज सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछे जाएंगे कहाँ पर मौजूद हैं, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट हैं, यानी कि आपका पेपर किस चीज़ का, वन दरोगा का पेपर है, तो ये जो रिलेटेड हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर अगर बात करें सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य की, तमिलनाडु में है क्या,
कर्नाटक में है क्या, तेलंगाना में है क्या, या फिर ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन, सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य। सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसका क्या करना, आप जितने भी क्या हैं नेशनल पार्क्स हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, क्या हैं अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या फिर बर्ड सेंचुरीज है, ये सब आप एक कॉपी में लिख लीजिए। एक कॉपी में लिख के सारे चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कण को, यानी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये अगर मैं मान लूँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन तो आई थिंक आप सभी को पता होगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इधर की तरफ, यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन में कौन जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जिधर की तरफ भी क्या होगा, अल्फा पार्टिकल पर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिधर की तरफ भी मूव करता है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है, करंट की डायरेक्शन होती है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो इधर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास। फिर बात करते हैं, अगर यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड्स इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाए, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इस पे फोर्स, तो फोर्स फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या, फोर्स क्या होगी इसके, फोर्स हो गई नॉर्थ में, तो नॉर्थ में इसमें फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है हमें। तो इसके लिए हमको कौन सी चीज़ यहाँ पर जाननी जरूरी है, अगर आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो अगर हम क्या करें, इस तरीके से अपनी तीनों उंगलियों को यहाँ पर अरेंज कर लें, तो आपके लिए ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये वाली उंगली जो मिडल फिंगर है ये बताती है हमें करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हमने अभी देखा था, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ क्या, फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ क्या है, फोर्स है, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ ये फोर्स हो गया। तो फिर अगर इस तरीके से यहाँ पर फोर्स हो गया, और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली हो जाएगी, जो दूसरी वाली उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो ये इस वाली उंगली से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं हम। तो अगर बात करें ये प्लेन की तरफ, तो ये आपकी तरफ निकलती हुई आ रही है, तो इसको कहेंगे हम कि अपवर्ड है। ठीक है, अगर क्या होगी, अगर ये मेरी तरफ को आता, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये क्या आता, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ को आता है, उसको डाउनवर्ड कहता मैं। ठीक है, वो क्या होता है, डाउनवर्ड, और ये आपकी तरफ के लिए आ रहा है स्क्रीन को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल कर आता है, इसके हिसाब से इसको कहेंगे हम ये अपवर्ड है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, साउथ की तरफ नहीं जाने वाला है, ईस्ट की तरफ नहीं जाने वाला है, डाउनवर्ड नहीं जाने वाला है, तो ऑप्शन बचता आपके पास अपवर्ड वाला, तो अपवर्ड डायरेक्शन इसका लगा लेंगे। ठीक है, अपवर्ड का मतलब अगर इसमें बताऊँ मैं, तो यहाँ से बाहर की तरफ निकल कर आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये मार्कर, इसमें से मार्कर बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी उसकी। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये इस बोर्ड के पीछे जाता है, डायरेक्ट यहाँ से पीछे की तरफ निकल कर जाता, तो इसके कहते हैं हम कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। कौन सी चीज़ यहाँ पर लग रही है, यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास, ये भी आपसे हटा दिया गया था उसने। ठीक है, इसके नंबर मिले थे सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन, ये भी क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द लार्जेस्ट सिंगल फ्लोटिंग लैंड, लार्जेस्ट सिंगल फ्लोटिंग लैंड, ये बात याद रख लेना। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा एकल तैरता हुआ भूखंड। ठीक है, और उसका नाम क्या है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, फुमडीस, तो फुमडीस नामक क्या है, सबसे बड़ा तैरता हुआ भूखंड है, और इसमें एक नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा वो। तैरता हुआ नेशनल पार्क इनमें से कौन है, क्या वो केबुल लैम जो नेशनल पार्क है, या फिर कौन सा कंचनजुंगा यहाँ पर नेशनल पार्क है, या फिर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है,
यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो आपको पता होगा कि जो कौन है ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये जो है ये किसके ऊपर स्थित है? फुमडीस नामक सबसे बड़े एकल तैरते हुए भूखंड के ऊपर स्थित है। ठीक है, और आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये कौन से राज्य में है, इंडिया के कौन से राज्य में है ये, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसका आंसर हो जाता है ए। ये क्या है? ये तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क कहा जाता है इसको। कहाँ मौजूद है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केरल में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड इन केरला। केरला में स्थित बर्ड सेंचुरी कौन सा है ये आपको बताना है। क्या वो पथिरमनाल आइलैंड है, या फिर वेलोड बर्ड सेंचुरी है, या फिर सरसाई नेवार वेटलैंड है, या फिर वेटंगुड़ी बर्ड सेंचुरी है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? पथिरमनाल आइलैंड जो है वो क्या है? यहाँ पर केरला में स्थित है, और ये क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़े। देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही एग्जाम में। ठीक है, एक ही पेपर में इतनी सारी चीज़ें पूछी गई है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से 1 कूलम चार्ज अगर क्या करते हैं हम पास करानी है तो उसके कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो यहाँ पर क्या होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास किसी क्यू चार्ज को ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए उस पर जितना वर्क करना पड़ता है वही हम क्या, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे डब्लू निकालना है। ठीक है, जो डब्लू आएगा वही एनर्जी होगी उसके लिए, जो ये डब्लू निकल कर आएगा वही एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको क्यू इंटू वी। और यहाँ पर बात आती है, तो ये 1 कूलाम है और V हमको 6 वोल्ट दिया हुआ है, और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि जूल में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? 6 जूल दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। कभी भी आपसे एनर्जी पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर जो वर्क होता है W वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक टर्म यूज आ रहा है, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। क्या है? सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, जो साथ में रहेगा। ठीक है, साथ में रहता है। सिम्बायोटिक का मतलब समझ लो पहले, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक का मतलब जैसे कोई है ये कोई क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ये कोई जीव है। ठीक है, और इस पर क्या है? एक दूसरा जीव मौजूद है, इसके साथ एक दूसरा जीव मौजूद है, ये दूसरा जीव मौजूद है इसके साथ। तो ये क्या करेगा? इसके कुछ काम होंगे, ठीक है, इसके भी कुछ काम होंगे। ठीक है, दोनों के काम है। और ये क्या है? इस इस जीव के साथ रह रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस जीव को कुछ फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस जीव को कुछ फायदा पहुंचाएगा और इस जीव से भी फायदा लेता है। ठीक है, यानी कि दोनों को क्या है? एक दूसरे के साथ रहने में क्या है? प्रॉफिट है। दोनों को एक दूसरे के साथ में रहने में प्रॉफिट है। ये जीव इसके काम भी आ रहा है और ये जीव इससे काम भी ले रहा है। ठीक है, तो ये जीव जो है इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसको क्या कहा जाएगा? सिम्बायोटिक कहा जाएगा। और ये सिम्बायोटिक अगर बैक्टीरिया है तो उसको क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। बात समझ में आई? सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ? साथ में रहेगा, उसको जिसके साथ रह रहा है उसको भी फायदा पहुंचाएगा और उससे खुद फायदा भी उठाएगा। ठीक है, तो ये उस जीव को क्या कहते हैं? हम सिम्बायोटिक कहते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। यहाँ पर बात आती है क्या करता हो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है? इनमें से ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो ये बताने के लिए हमको ऑप्शन दिए गए हैं, राइजोबियम है, या फिर नाइट्रोकोकस है, या फिर बेसिलम है, या फिर एजोस्पिरिलम है। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम जो है ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है? ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ पर काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा मेटल होगा? तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर कभी भी दिख जाए तो कौन सा टिक करके आना है? आपको यहाँ पर गोल्ड टिक करके आना है। गोल्ड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है, यहाँ पर आपके जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर इनके अलावा भी कोई मेटल दिया, यहाँ पर AU नहीं दिया रहता तो अगर हमको कौन सा टिक करना होता फिर? तो इसका कुछ सीरीज होती है, उस सीरीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हमको कैल्शियम याद रखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर
मैग्नीशियम यहाँ पर लिख देंगे, सोडियम लिख देंगे, मैग्नीशियम लिख देंगे, एल्यूमिनियम लिख देंगे। तो कितने हो गए? तो ये 5 ये हो गए, ठीक है। ये 5 का ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे लास्ट में आपको क्या लिख देना है? आपको Ag और Au लिख देना है। सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है? Ag एंड Au सबसे लास्ट में लिख देना है। यानी कि Au क्या हो गया? Au आपका यहाँ पर गोल्ड हो गया, Ag आपका सिल्वर हो गया। तो सबसे कम तो हमको ध्यान में रखना है कि सबसे कम कौन होगा? यहाँ पर गोल्ड सबसे कम होने वाला है, उससे ऊपर सिल्वर की रिएक्टिविटी होगी। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिंक, फिर हम जिंक रखेंगे, उसके बाद इधर कॉपर रख देंगे, फिर यहाँ पर आयरन रखना, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या रख देना? Pb। तो ये आपके एनसीईआरटी में जो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले इन 5 को याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है? पोटेशियम, उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम लिख देना, फिर कैल्शियम के ऊपर सोडियम, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप इसको लिख देना, तो 5 का यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से 5 का ग्रुप याद हो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर Ag एंड Au का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। Ag एंड Au का ग्रुप बनाएंगे, तो ये दो का ग्रुप, ये सबसे कम रिएक्टिव होंगे। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? Au यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव होना है, यानी कि गोल्ड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर उससे ज़्यादा कौन होगा? यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर, उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है? रिएक्टिव मेटल होने वाला है। फिर इन 4 का ग्रुप हम बनाएंगे। यहाँ पर 4 कौन है? जिंक, आयरन, लेड और यहाँ पर कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये 4 यहाँ पर हो जाएंगे। इन चारों का ग्रुप अलग से बना देना। ये ऑर्डर होता है यहाँ पर रिएक्टिविटी का। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो सबसे नीचे है यानी कि गोल्ड, वो सबसे कम यहाँ पर रिएक्टिव होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन अ डीएनए सीक्वेंस। यानी कि स्पेसिफिक रीज़न बताने हैं हमें इन डीएनए सीक्वेंस। तो जब भी कोई स्पेसिफिक चीज़ बतानी होती है, जैसे हमको पहचान करनी है किसकी? इंसानों की पहचान करनी है, ठीक है। इंसानों की पहचान करनी है तो हम क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट लगाते हैं। हर इंसान का अलग फिंगरप्रिंट होता है, ये तो हमको पता है ही, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिक रीजन की बात जब भी करेंगे, किसमें? किसी भी चीज़ में स्पेसिफिक रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर बात आती है किसकी? फिंगरप्रिंटिंग की। किसकी बात आती है? फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है। फिंगरप्रिंटिंग की स्पेसिफिक की बात आएगी तो फिंगर प्रिंटिंग की बात आएगी। ये बात याद रखना, स्पेसिफिक की बात आएगी तो फिंगरप्रिंटिंग की बात आएगी। फिंगरप्रिंटिंग की बात आएगी और किसके चीज़ में किसके लिए आ रही है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आ रही है फिंगरप्रिंटिंग की बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा लेंगे जिसमें भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखने को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखने को मिल रहा है। तो स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस के लिए जो भी यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कहा जाता है डीएनए क्या? फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कि कोई फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, उससे या दूर के लिए लग रहा है, ठीक है, उससे दूर के लिए यहाँ पर फोर्सेज लग रही हैं, या फिर उसकी तरफ के लिए फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो फोर्सेज होती है, उन फोर्सेज को क्या कहा जाता है? उन फोर्सेज को क्या कहा जाता है? ये चीज़ हमको बतानी है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी? ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपको दी गई है किसकी? सेंट्रल फोर्सेज की। ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपको किसकी दी गई है? सेंट्रल फोर्सेज की। तो सेंट्रल फोर्सेज कौन होती हैं? जिन क्या लगती हैं? जो किसी पॉइंट की तरफ लगती, फिक्स पॉइंट की तरफ लगती हैं, या फिर उस पॉइंट से दूर की तरफ लगती हैं। उन फोर्सेज को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज कहा जाता है, केंद्रीय बल कहा जाता है। और ये केंद्रीय बल का एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है? गुरुत्वीय बल भी होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, वो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? मैं यहाँ पर पूछता है ये हमसे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ इट्स रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन इज 0। रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, और पूछता है ये वेलोसिटी क्या होगी उसकी। अब आप मुझे बताना, स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? किसी पिंड यानी कि बॉडी के रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को ही तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। स्थिति में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो स्थिति परिवर्तन की दर है वो 0 है। अब जब हमको पता है कि स्थिति परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग होती है, और वो 0 दे रखी है, तो इसका आंसर भी तो 0 ही हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो स्थिति परिवर्तन की दर जीरो होगी। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वेग भी जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है यार। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी वही तो वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी होती है। जीरो दे रखी है तो जीरो हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड्स विद कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक बंद होता है जिन कंपाउंड्स के बीच में, वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले होते हैं, या फिर हाई मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघल जाए। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर वो चीज़ क्या हो, भाप में उड़ जाए, यानी गैसियस स्टेट में चली जाए, वो चीज़ क्या होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है सह संयोजक बंध, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से हमको बताया गया है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या बताता है हमें? यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? ईथेन का। ये क्या है? ईथेन मॉलिक्यूल है। ईथेन मॉलिक्यूल है, इसमें सब क्या है? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, अगर मैं बात करूँ रूम टेम्परेचर की, तो ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैसियस स्टेट में पाया जाने का मतलब क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है। गैस स्टेट में पाया जा रहा है, इसका मतलब इससे भी तो कम टेम्परेचर में या क्या हुआ होगा, बॉयल हुआ होगा, यानी गैस स्टेट में क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका कम है। बॉइलिंग पॉइंट ही इतना कम है तो मेल्टिंग पॉइंट तो और ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि जनरली क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? लो होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो जो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। और यहाँ पर से आपके पास अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स है, यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पर ठीक इसको उल्टा कर लोगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लूँ मैं, NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आयनिक बॉन्ड जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहते हैं। इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे? बहुत हाई रहेंगे। तो ठीक यहाँ पर से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहते हैं। ये बात आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज यार, हटाओ इसको यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following discovered the neutron in 1932? यानी कि किसने न्यूट्रॉन की खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की तो बच्चा बच्चा जानता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ये आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप लोग कमेंट कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of the resistance of a resistor when a 12-volt battery is connected and there is a current of 2.5 milliampere in the circuit? सर्किट में 2.5 milliampere करंट है। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी है। देखो फिर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। V इक्वल टू 12 वोल्ट दे रखा है। करंट कितना दे रखा है? यानी करंट यानी कि I दे रखा हमको 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में चेंज करेंगे इसको, 2.5/1000 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास? V/I। रेजिस्टेंस V/I। V कितना है? 12 है। 12/2.5, इसके नीचे 1000 है। 1000 को मैं ऊपर ले जाऊंगा फिर, तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 की बात करूँ मैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2.5 से अगर मैं 10 को काट देता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। 12 चौको 48, 48, और ये 2 जीरो बच जाएंगे यहाँ पर, तो 00। ठीक है, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4800। 4800 यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। और मुझे पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, यहाँ पर यूनिट होता है ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास 4800 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मेरे को दिया गया है 4800 ओम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। आप मुझे बताना आपको इसी तरीके से और पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ पेपर तो कर लेंगे यार, 8-10 पेपर तक तो हम सॉल्व कर ही लेंगे इसमें। ठीक है, आप तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 20 क्वेश्चन हो गए इसमें, इसके बाद इस तरीके से और लेक्चर बनाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।